मैंने देखा आज उसको जी। मैंने देखा आज उसको चिलचिलाती धूप में, सर पे रोटी हाथ पानी थी किसानी रूप में, एक सर पीली डगर पर चल रही थी मंदियों। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ESM न्यूज़ का खास कार्यक्रम शिक्षा। और शिक्षा में हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, छात्रों से चर्चा करते हैं, छात्रों के साथ साथ हम प्रोफेसर जो या टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। तो इसी बीच आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं राम कुमार भतकारिया जी। और इन्होंने इससे पहले हम बता दें कि ये PhD रिसर्च स्कॉलर हैं हिंदी से। जी सर, ये हिंदी से हैं और साथ में इन्होंने अभी तीसरी बार नेट क्वालिफाई किया है। 3 बार आप क्वालिफाई कर चुके हैं और इसके लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग ने आपको सम्मानित किया है। तो राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो हम पहले ये जानना चाहते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी के बारे में हम ये जानना चाहते हैं, जैसे क्या होता है कि 10th 12th की हिंदी एक अलग होती है, सिर्फ हम उससे पढ़ना लिखना या कहानियों को ही जानना, मतलब समझ पाते हैं कि हैं क्या। लेकिन जब रिसर्च लेवल पे जब बात आती है तो कैसे निर्णय लिया जाता है कि हमें हिंदी से ही करना है या हम इसमें ही कुछ अच्छा कर सकते हैं? और देखो, ये हिंदी विषय एक विस्तृत विषय है। जब हम 10th लेवल पे पढ़ते हैं या 12th लेवल पे पढ़ते हैं तो उसमें सब प्रकार की चीज़ें आती हैं, गद्य पद्य सब मिश्रित कर देते हैं जी। वो एक सिलेबस बनाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे, तो BA MA, उसके बाद आप एक विशेष क्षेत्र बढ़ जाते हैं। भक्ति काल अलग है, रीति काल अलग है, आधुनिक काल अलग है। जी जी। या फिर आप रीति काल आदि काल अलग जी। तो इनके हिसाब से फिर इनके अंतर्गत कौन से कवि हैं, कौन से लेखक हैं, इन्होंने कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं युग की, युगों के अनुरूप साहित्य का परिचय होने लगता है। जी जी। उसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो आप पूरे हिंदी साहित्य को लेकर तो कर नहीं सकते जी। तो एक विशेष टॉपिक चुना जाता है। जैसे मान लिया जाए मेरा टॉपिक है हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन कविता में सांस्कृतिक चेतना। जी ठीक है। तो आप सांस्कृतिक चेतना को ऊपर से लेकर के नीचे तक डिवाइड करोगे, कैसे कैसे किन किन स्टेजों से आकर के आप वर्तमान में क्या स्थिति है सांस्कृतिक चेतना की। जी। तो आप एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर कर सकते हैं आप रिसर्च। जी, आपने बताया PhD को लेकर, शोध विषयों को लेकर, लेकिन हम इससे दरकिनार हमारा व्यक्तिगत प्रश्न ये है, जैसे कई छात्र होते हैं उनको गद्य तो समझ में आता है क्योंकि कहानियाँ होती हैं, उपन्यास होते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ख़ास तौर से वो जो मीरा के द्वारा या मीरा के ऊपर या रहीम के ऊपर या कबीर के जो दोहे लिखे गए हैं या वैसी कविताएं लिखी गई हैं, तो क्या ऐसे कारण रहते होंगे वो समझ नहीं पाते हैं? क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो देखो, गद्य में आप सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं और जो पद्य होता तो उसमें आप लयबद्ध और साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें टूटे फूटे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो इतना कठिन क्यों हो जाता है, ये हम यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। उसमें क्या होता कि आपका शब्दों की जो क्वालिटी होती वो कविता के हिसाब से आपको यूज करनी पड़ती है। जैसे कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू सो बैर। तो इसमें क्या है, आपकी तमाम प्रकार की शब्द आए हैं। अब इसी को आप बनाओगे हिंदी में, गद्य में बनाओगे तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ और मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं है, किसी से भी बैर नहीं है, मैं सबकी क्या कुशल क्षेम करना चाहता हूँ, कुशल क्षेम मांगना चाहता हूँ। तो आप जो साहित्य गद्य की बात करो तो उसमें सीधा होता है, उसमें लय तो होती है लेकिन तुक और छंद नहीं होती, और कविता में लय के साथ साथ तुक और छंद भी होता है, इसलिए वो कठिन हो जाती है। जी, क्योंकि मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, और मैं जो होता है एक पैटर्न 7th 8th 9th में कि क्या होता है कि कोई दोहा है तो उसको दोहा को लिख लिया, फिर उसको जो हिंदी अनुवाद लिखवाया टीचरों ने, उसको हम लोग रटते थे। हम क्या, अधिकतर लोग बुंदेलखंड में रटते हैं।
तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए नहीं अभी तक हम लोग समझ पाए, या शायद हम लोग उस हिसाब से टीचर नहीं मिले बचपन में जो मिलने चाहिए थे। अब शोध आप हिंदी में कर रहे हैं, अगर हम इसमें ये जोड़ें कि आप हिंदी में शोध कर रहे हैं, आप जो शोध करेंगे जब आपका शोध पूर्ण हो जाएगा तो क्या इससे समाज को फ़ायदा होगा या क्या छात्रों को फ़ायदा होगा? देखो, शोध का उद्देश्य होता है कि किसी भी चीज़ को जो जन सामान्य से दूर है उसे आप उजागर करो, उसे आप समाज के सामने लाओ, उससे लाभ क्या है, उससे हानियाँ क्या हैं। पहली जो संस्कृति है मेरा टॉपिक जी, तो पहले संस्कृति क्या थी, उसके माध्यम से कौन कौन से सोपानों से गुजर कर के कौन कौन सी लाभ थे, जी, कौन कौन से हानि थे। जी, पहले जैसे वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो वेदों का हवाला दिया जाता था, जी, उसमें तमाम खामियां थी, तमाम अच्छाइयाँ थीं। धीरे 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 समाज परिवर्तन हुआ, समाज के साथ साथ संस्कृति का भी परिवर्तन हुआ। आज दुनिया में क्या है, कोई एक संस्कृति नहीं रह गई। हमारे यहाँ मुग़ल आए, हूण आए, सब मिक्स। आर आए, सभी मिक्स हो गई। तो अब क्या है, पाश्चात्य संस्कृति का हमारे यहाँ प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है वर्तमान में। जो लोग कहते हैं कि मैं सांस्कृतिक हूँ जी, और नहीं मैं तो सिर्फ भारतीय हूँ, अगर उन्हीं से पूछा जाए कि आप पैंट शर्ट पहन करके जी, जा रहे हैं जी, तो कहाँ का पहनावा है जी, जी, विदेशी है। उनसे कहा जाए कि आप कोई लड़की है तो उससे कहा जाए आप सलवार कुर्ता पहनती हो, कहाँ का पहनावा है, तो जी विदेशी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संस्कृति मिक्स हो गई है। तो आप अपनी शोधों में इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ, इसके माध्यम से हम ये दिखाने वाले हैं कि इससे क्या क्या लाभ हुआ है समाज को और क्या क्या हानि हुई है। जैसे लाभ हुआ है समानता, इक्वलिटी आई है समाज में, स्त्री पुरुष में समानता, वर्ण भेद में समानता जी, और हर चीज़ में समानता, जहाँ तक देखी खान पान में समानता, रहन सहन में समानता देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृति जो टूटी है, जैसे एकल परिवार की धारणा आई है कि परिवार में एक ही सदस्य आपका मुखिया हो, अलग अलग हो गए। पहले एक मुखिया होता था, संयुक्त परिवार होता था, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति आई उसने हमें एकल परिवार को जन्म दिया। आज पिता को पुत्र से कोई मतलब नहीं है और पुत्र को पिता से कोई मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे, शादी हुई आप अलग हो गए। वैसे कितना समय लगेगा आपका ये शोध कंप्लीट होने में? इसकी अवधि होती है 5 साल। इससे पहले नहीं हो सकती? उससे पहले आप 36 महीने में इसे जमा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मिनिमम मैक्सिमम टाइम कुछ ऐसा होता है, कम से कम में व्यक्ति कितना दे सकता है? कम से कम में आप 36 महीने में दे सकते हैं, रिसर्च करके जी दे सकते हैं जी। और ये शोध जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी किताबें भी आएंगी? हाँ, इसकी किताब आएगी, छपेगी, थीसिस जी। हाँ, तो उसके माध्यम से वो एक पैनल बनेगा, उसके सामने जाएगी और वो पैनल इसे सेलेक्ट करेगा, इसमें कमियां क्या हैं और खूबियाँ क्या है वो बताएगा। उसके हिसाब से हम सुधारेंगे, फिर दोबारा जा कर के फाइनल वाहिवा होगा, उसमें हमें उपाधि, उसके बाद हमें शोध उपाधि दी जाएगी, तो डॉक्टर लग जाएगा। हाँ। और एक बात आपको बता दें हम कि मैंने साहित्य क्षेत्र क्यों चुना। पहले मैं मास कम्युनिकेशन का विद्यार्थी रहा हूँ जी। इसके बाद मेरी कविता लिखने में बहुत रुचि थी जी जी। और मैंने कई कविताएं लिखी हैं, अच्छी तो नहीं कह सकता। चलो आप हम चर्चा में ही रोक रहे, ये चर्चा पहले आगे बढ़ाएं, पहले आप एक कविता सुना दें। हाँ, तो मैं आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं सुनाता हूँ थोड़ा जी। उसकी भूमिका आपको बताता हूँ जी। कि एक गांव की लड़की है, वो खेतों में काम करते हैं, उसके माता पिता जी। वो खाना लेकर के जाती है, रोटी लेकर के जाती है जी। तो उस समय से जी कविता उठाई है मैंने उस स्थिति को देखते हुए जी। तो लिखी है, सॉरी थोड़ा भूल रहा हूँ, नहीं कोशिश करिए, याद करता हूँ। जी जी जी। मैंने देखा आज उसको जी, मैंने देखा आज उसको चिलचिलाती धूप में, सर पे रोटी हाथ पानी थी किसानी रूप में,
एक सर्पीली डगर पर चल रही थी मंदियों, मानो कविता हो कोई परपूर्ण रस निज छंद ज्यों। लांग कर खेतों की मेड़ें पहुँच कर निज खेत पर, माँ बाप को भोजन कराया सोमता पर पेट भरो। कबरीली छाया द्रुम की खेत ढेलों में रही, सो गए दोनों अचानक जान कर बिस्तर भई। अब वो लड़की क्या करती है, हाथ में हंसिया उठा तब काटती है फसल वो, शीश पर ठहरी दोपहरी नृत्य करती विकल हो। श्याम तन सीकर ढलक कर रहा है शरारतें, पा अकेली निपट दिन में पूरी करता हसरतें, पा अकेली निपट दिन में पूरी करता हसरतें। आपने पंक्तियाँ मुझे सुनाई, मुझे अदम गोड़वी जी की वो कविता याद आ गई कि चलो मैं ले चलूँगा आपको चमारों की गली। हाँ, लेस वैसे ही है, बड़ा शानदार कविता आपने लिखी है। तो इसके अलावा आगे का क्या प्लान है? जैसे ही आपका शोध कंप्लीट होता है, शिक्षा किस क्षेत्र में जाएंगे, शिक्षक बनने की क्या है प्लान? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। और इसमें क्या अलग से तैयारी, पीएचडी आपकी वैसे कंप्लीट हो जाएगी तो क्या कुछ अलग से नहीं, करना उसके पड़ेगा? लिए उसका सिलेबस पढ़ना पड़ता है और अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहा तो हूँ। कैसे ज्वाइनिंग इसमें होती है, कैसे अप्लाई करेंगे? जब जगह निकलती है कहीं तब? हाँ, हायर से वैकेंसी आती है या आप कोई यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालती है तो उस हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू या जो भी उसकी प्रक्रिया होती है उसके तहत आप नौकरी पा सकते हैं। ये जब आपको हिंदी विभाग ने आपको सम्मान किया, आपने 3 बार नेट क्वालिफाई किया, तो कैसा अनुभव रहा उस समय? देखो, अनुभव जीवन में बहुत मिलते हैं, लेकिन जिस संस्था में आप पढ़े हो जी, और जो आपको गुरु पढ़ाया है जिसने, अगर वही आपको सम्मानित करे, प्रोत्साहित करे, तो एक अजीब मोड़ आ जाता है। उस समय कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आदरणीय मुन्ना तिवारी सर, डॉक्टर पुनीत बिसारिया सर, आदरणीय मैम अचला पांडे, नवीन सर, श्रीहरि सर, इन लोगों ने मुझे पढ़ाया। उनके सामने जा कर के और स्वयं वो आकर के हमें सम्मानित करें, इससे बड़ा मेरे जीवन में और कुछ नहीं, क्योंकि गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। माता पिता के बाद उसका नाम आता है, वो है गुरु। कबीरदास जी भी गुरु को सर्व सामान्य मानते हैं, कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े का लागू पाएँ, बलहारी गुरु आपने गोविंदियों मिला। गोविंद को या ईश्वर को मिलाने वाला कौन होता? गुरु होता है। तो गुरु से बढ़कर मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं। जी, जैसे हम पहली बार कोई एग्ज़ाम निकालते हैं तो ज़ाहिर सी बात में तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, तो पहली बार आपने जब नेट क्वालिफाई किया तो आपने तैयारी की, ठीक है, क्या दूसरी और तीसरी बार भी हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ी? आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसका कारण क्या होता कि सिलेबस बदलते रहते, चेंज होता रहता, और आपका सिलेबस बदलेगा तो उनमें से जो पीछे वाली चीज़ें होती जी वो कट जाती हैं, निकल जाती हैं। जी, तो नई चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है और उन्हें पढ़ना पड़ता है आपको। जी। तो वैसे तो शिक्षा से जुड़े मुद्दों पे चर्चा वैसे होती रहनी चाहिए और समय समय पे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। और आप सुन रहे थे राम कुमार जी को, जो कि पीएचडी कर रहे हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, हिंदी से शोध कर रहे हैं, और ऐसी ही हम तमाम चर्चाएं करते रहेंगे। और अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक और आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।